हेलो बच्चों, यदि आप भी क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और विज्ञान का प्री बोर्ड का पेपर देकर आए हैं जिसका कोड है 824 BAP, तो आप इसके उत्तर मिला लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और बेटा, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तब तो इस पेपर को ज़रूर ही कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका इसी में का पेपर आ जाए। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। पूरा पेपर इसमें फुल सॉल्व आपको कराया जाएगा, जो आपको बोर्ड में भी हेल्प करेगा और प्री बोर्ड में हो सकता है आपका इसी तरह का पेपर बेटा आ जाए। तो पहले पेपर समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होगा। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए बेटा निर्धारित हैं, यानी पहले 15 मिनट आप संभाल के पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़िए। प्रश्न पत्र बेटा 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। खंड आ तथा खंड बा में 3 उपभागों उपभाग 1, 2 और 3 में विभाजित है। इसका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में ये विभाजित है। खंड आ में बेटा बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो OMR शीट पर हमें लिखना है, वो भी नीले काले पोल पॉइंट से हमें फिल करना है गोले को। और ये ध्यान रखना बेटा, गोला फिल संभाल के देख के करना, क्योंकि अगर वो गलत हो जाता है, उस पर इरेजर, व्हाइटनर किसी का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो बहुत सोच समझ के गोले को हमें फिल करना होता है। चलो अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर। किसी दर्पण से आप चाहें कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब शब्द प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। बेटा केवल समतल नहीं, केवल अवतल भी नहीं, केवल उत्तल भी नहीं, या तो समतल या उत्तल। बेटा केवल अवतल में तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब समतल और उत्तल दोनों में ऐसा संभव है जब आप प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, समतल में भी उत्तल में भी। बेटा फर्क क्या होता है, देखो उत्तल में जब आभासी प्रतिबिंब बनता है बच्चों, आभासी या सीधा, तो वस्तु से बड़ा बनता है, समतल में बराबर और उत्तल में छोटा। ये क्वेश्चन ही बेटा बहुत आता है कि अवतल दर्पण और समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बने आभासी प्रतिबिंबों में अंतर बताइए। तो बेटा अवतल दर्पण में बना आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, समतल दर्पण में बना आभासी प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, उत्तल दर्पण में बना आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। ये हम लोगों को लिख देना होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बेटा चलते हैं। दूसरा क्या, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दूरदृष्टता। बेटा जरा दूरदृष्टा आयु में वृद्धि के साथ साथ जो मनुष्य की आंख की जो मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे दूर की और पास की वस्तु भी देखने में परेशानी होती है। इसे द्विफोक्सी लेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो है नहीं बेटा। समंजन क्षमता होती है फोकस दूरी को नियंत्रित करने की क्षमता, यानी उसी हिसाब से वस्तु कितनी दूरी पर उसे फोकसित करने की क्षमता। निकट दृष्टि बेटा निकट की दृष्टि, दीर्घ दृष्टि, दूर की दृष्टि, तो ये तो है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पाश क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। समायोजित कर तुल्य प्रतिरोध आर डैश है, तो आर अपॉन आर डैश का अनुपात का मान क्या होगा। बेटा इसका आंसर आप जब सॉल्व करेंगे तो 25 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बेटा, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वी का मतलब बेटा वोल्ट, यानी 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 120 वोल्ट स्रोत से जोड़ते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है। तो बेटा इसका आंसर निकल के आता है बेटा 25 वाट। कितना निकल के आता है बच्चों, 25 वाट। विद्युत धारा मापने वाली युक्ति है बेटा तीनों चारों इसमें समझ लेना। जनित्र क्या होता है, जनित्र या डायनामो, ये क्या करता है बेटा, यांत्रिक धारा को विद्युत धारा में परिवर्तित करता है, नापता नहीं है, परिवर्तित। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। बेटा चारों ध्यान से सुन लेना। जनित्र क्या करता है, जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। गैल्वेनोमीटर वैद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है, मापता नहीं है, उत्पन्न करता है। अगर आ जाता तब ये होता। और मोटर बेटा, मोटर वैद्युत धारा को वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। तो इस हिसाब से ये चारों चीजें होती हैं बेटा, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। नेक्स्ट है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और सभी जगह शेयर कर देना। हम इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ये तो प्री बोर्ड चल रहा है, बोर्ड की भी आपकी बड़े अच्छे से तैयारी कराई जाएगी ताकि आप बोर्ड में फुल नंबर ला सकें। ठीक है बेटा, इसलिए चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, कभी भी लंबे धारावाही तार के निकट आ जाए तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। बेटा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या करता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बेटा प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करता है। विकल्प में आ सकता है बच्चों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नाम प्रेरित धारा,
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय बल भी कह सकता है। ठीक है, इस हिसाब से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बेटा सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी अगर पूछता अधिकतम दूरी तो वो अनंत होती है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी अनंत। बेटा शुद्ध जल का पीएच मान, बेटा शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम अगर होता है बच्चों, 7 से कम पीएच मान होता है तो विलयन अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो विलयन क्षारीय होता है। अगर ऑप्शन आया था कि क्षारीय विलयन का पीएच मान तो 14 होता है, और ये दोनों तो अम्लीय हैं बेटा। और ज्यादा अम्लीय कौन सा है, ये आ जाता तो ज्यादा अम्लीय, जितना पीएच मान कम होता है विलयन उतना ही अम्लीय होता है, यानी ऑप्शन ऐसी कंडीशन में ए हो जाता। फिलहाल हमारा शुद्ध जल का पीएच मान 7 है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो बेटा इसने क्या करा, देखो BaSO4 के साथ चला गया, H2Cl2 के साथ 2HCl हो गया। योगात्मक का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो योगात्मक। अवक्षेपण वही बेटा अदला बदली हो जाती है, तो इसे उभय प्रतिस्थापित अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। बच्चों नेक्स्ट, प्रयोगशाला में किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? बेटा सर्वप्रथम यूरिया का हुआ था बच्चों। यूरिया का, सोडियम क्लोराइड नमक का तो हुआ नहीं था, शर्करा चीनी का भी, ग्लूकोज किसी का नहीं हुआ था। एल्केन का सामान्य सूत्र है बच्चों, एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। तो एल्केन का पूछा गया, एल्केन का CnH2n+2। अगर एल्कीन का पूछता बेटा तो ये होता CnH2n, एल्काइन का बच्चों पूछता तो CnH2n-2 होता। फिलहाल एल्केन का पूछा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिनावर का रासायनिक सूत्र है बेटा, सिनावर का क्या है? सिनावर का है HgS बच्चों। क्या है बेटा? HgS। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होती है बच्चों 4। कितनी होती है? 4। तो इस हिसाब से हमने 13 में 13 नंबर प्राप्त कर लिए। अब चलते हैं बेटा बायो वाले विकल्पों की ओर। तो हम पूरे चैनल पर अच्छे से सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल से जुड़ जाइए ताकि बोर्ड में भी आप धुआं बिखेर दें पेपर के। इसलिए लगातार चैनल से बने रहिए। सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं पादप में, जंतु में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं बेटा, ये जंतु में पाए जाते हैं बच्चों। काय में पाए जाते हैं? जंतु में। पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं? बेटा जनन कोशिकाएं बाह्यदल, पंखुड़ी, इनमें से सभी, या पुंकेसर? बेटा पुंकेसर। 15वां क्वेश्चन बेटा, 15वां क्वेश्चन क्या है? 15वां तो हमने कर लिया। 16वां, निम्न में से कौन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का उपापचय का नियंत्रण करता है? तो बेटा ये थायरोक्सिन है बच्चों। कौन सा है? थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्राशय में, वृषण कोश में, शुक्रवाहिनी में, या वृषण में? बेटा शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है। महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं। बेटा ये जरा ध्यान से सुनना, इसका पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। टोटल मिला के बेटा 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 46 गुणसूत्र, जिसमें 22 जोड़ी यानी 44 समजात होते हैं। और यदि XY आ जाए बच्चों तो XY क्या होता है बेटा? XY होता है बच्चों लड़का। क्या होता है बच्चों? लड़का। और XX आ जाए तो वो क्या होती है बेटा? लड़की। ठीक है, लड़की। अब जो एक्स गुणसूत्र कहां से प्राप्त करती है बेटा? कौन? महिलाएं। तो देखो लड़के में भी एक्स है बेटा और लड़की में भी एक्स है, तो इसका मतलब वो माता पिता दोनों से प्राप्त करती है। ठीक है बेटा, क्योंकि जब हमारे शुक्राणु क्या नाम है स्त्री की योनि में प्रवेश करते हैं तो उसमें एक्स एक्स होता है स्त्री में, और मनुष्य के शुक्राणु में एक्स वाई होता है। तो एक्स वाला स्त्री के एक्स वाले से जब मिलकर बनता है तब महिलाएं बनती हैं। तो इसका मतलब एक स्त्री का होता है, एक पुरुष का होता है, तो दोनों से एक्स गुणसूत्र बेटा प्राप्त करती हैं। निम्न में कौन एक उत्पादक है? तो उत्पादक कौन है बेटा? हरे पौधे। इसमें कवक नहीं बेटा, हरे पौधे हैं। 20वां क्या है बच्चों? वृद्धि संदमन करने वाला हार्मोन है कौन सा? एब्सिसिक अम्ल है बेटा। पहला न्यूमेरिकल बड़ा जानदार एवं शानदार सवाल आया था, आप बहुत ध्यान से सुनना, हो सकता है आपका बोर्ड एग्जाम में भी बेटा आ जाए। क्या है? एक कार के हेडलाइट में अवतल परावर्तक लगाए, दीप्त के तंतु की लंबाई 4 मिलीमीटर है। बेटा लंबाई जो होती है वो ओ का मान होता है। दीप्त तंतु की लंबाई होती है ओ का मान, तो ओ बराबर है बच्चों 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर को mm लिख देते हैं बेटा, ये सेमी है, ये मीटर है। देखो इसे एक ही राशि में बदलना पड़ेगा, तो हम इसे बेटा mm को सेमी में जब बदलेंगे तो बच्चों 10 से हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो 4/10 सेमी हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब ये 1 0 है बेटा, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी ओ का मान आ जाएगा बच्चों 0.4 सेमी। ठीक है, उसके बाद तंतु का प्रतिबिंब 40 सेमी बड़ा, ये प्रतिबिंब की लंबाई बेटा आई को कहा जाता है। आई बराबर कितना है बच्चों? 40 सेमी है आई बराबर। परावर्तक से 5 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब परावर्तक से 5 मीटर की दूरी, यानी वी का मान -5 मीटर। बेटा माइनस का इसलिए क्योंकि अवतल है। वी बराबर ओ और आई तो प्लस के रहते हैं। वी बराबर कितना है बेटा? वी बराबर बच्चों है ये कितना? 5 -500 मीटर हो जाए, 500 सेमी हो जाएगा ये।
क्योंकि 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, तो 500 सेमी हो जाएगा बेटा काय का मान, ये v का मान 500 सेमी हो जाएगा। दूरी पर बनाने के लिए कितनी फोकस दूरी का परावर्तक लगाना होगा, कितनी फोकस दूरी का बेटा, इसका मतलब हमें f का मान बच्चों ज्ञात करना है बेटा, काय का मान ज्ञात करना है बच्चों, f का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, ऐसे में v का मान बेटा प्लस का होगा या माइनस का, तो आप ये देखिए कि अवतल परावर्तक है और हेडलाइट लगी हुई है, तो बेटा उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, हम जानते हैं तंतु का प्रतिबिंब कितनी फोकस दूरी का, एक कार की हेडलाइट। हाँ बेटा, ये v का मान प्लस का होगा क्योंकि आभासी बनता है और आभासी दर्पण की अंदर की तरफ बनता है, दूसरी ओर इस साइड में, तो बेटा ये प्लस का होगा v का मान, ठीक है बच्चों। उसके बाद फोकस दूरी हमें f का मान ज्ञात करना है और दूसरे पोर्शन में बेटा m का मान भी हमें ज्ञात करना है, m का मान भी बच्चों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम u का मान ज्ञात कर लेते हैं, कौन से सूत्र से बेटा, सूत्र होता है हमारा I/O बराबर माइनस के v/u। तो बेटा I/O का मान कितना है, I/O की जगह पर बेटा 0.4 बराबर माइनस v की जगह पर बेटा 500 और बटा u की जगह, i की जगह भी बेटा i का मान रख दो, 40 है तो 40 लिख देते हैं, i की जगह 40 है ये बेटा, ठीक है। कितना है बच्चों, 40 बटा 0.4 बराबर माइनस 500 बटा u हमें ज्ञात करना है, ये ऐसे रख देते हैं, माइनस पॉइंट हटा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, ये बेटा 100 बार कटेगा, ठीक है। पॉइंट हटा लिया, 0 बढ़ा लिया, 4 एकम 4, 2 0 ऐसी, u इधर पहुंच जाएगा और बेटा 100 नीचे आ जाएंगे, यानी माइनस के 500 बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, तो बेटा u का मान कितना आ जाएगा बच्चों, u का मान आ जाएगा माइनस का 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, माइनस का 5। अब उसके बाद बेटा दर्पण के लिए सूत्र लगा देंगे बच्चों, दर्पण के लिए बेटा कौन सा सूत्र होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। कुछ किताबों में बेटा ऐसा है 1/f इस साइड में लिखा हुआ है, 1/v प्लस 1/u उस साइड में, वो कोई बात नहीं, 1/v की जगह पर हम कितना लिख देंगे, v का मान बेटा 500 दिया हुआ है, प्लस लेकिन माइनस का है ना u का मान, तो प्लस माइनस का 1/5 बराबर बेटा 1/f। अब इसमें से बेटा 500 लासा आ जाएगा, 500 एकम 500, एक बार गया 1 माइनस 5 का पहाड़ आ जाए, 500 पढ़ेंगे 100 बढ़ जाएगा, 100 ऊपर बराबर 1/f बेटा। तो ये कितने बचेंगे, माइनस के 99 बचेंगे, एक में से 100 गए तो 99 बटा 500 बराबर बेटा 1/f। जब f बराबर हम लोग करेंगे तो माइनस के 500 बटा 99 हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो f का मान लगभग कर देते हैं, लगभग माइनस के कितना आ जाएगा बेटा 100 मान लो, ये 100 पंजे 500 यानी माइनस के 5 सेमी आ जाएगा, 5 से कुछ कम आएगा लेकिन हम लगभग कर लेते हैं। उसके बाद बेटा m भी ज्ञात करना है बच्चा, m का तो डायरेक्ट सूत्र होता है, m बराबर कितना होता है, माइनस के v/u। दर्पण के लिए m बराबर माइनस v/u, तो m बराबर बच्चों माइनस v का मान हमारा कितना आया था, v का मान था 500 और बटा u का मान था बेटा माइनस के 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 2 0 ऐसी, m का मान बच्चों प्लस का 100 निकल के आ जाएगा और m का कोई मात्रक नहीं होता है। तो बेटा हम पूरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं, तो आप लोग ओरिजिनल पेपर के लिए भी हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी बेटा कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 उदाहरण लिखिए। ये तो बेटा आप आराम से लिख सकते हैं। नंबर 1, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग, मैं बोल देता हूं आप लिख लेना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। नंबर 2, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। बेटा पहला क्या, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, दूसरा क्या, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारने पर किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है। बेटा सबसे अधिक पूछी जाए तो बैगनी, किस रंग की, बैगनी, ये तो बहुत आसान पूछ लिया 2 नंबर का, बैगनी। और सबसे कम पूछता बेटा तो लाल होती। समान लंबाई के एक ही तार के 2 तारों की त्रिज्याओं का अनुपात, बेटा ये भी अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल पूछ लिया। देखिए त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्या कहा जाता है बच्चों आर को, अनुपात का मतलब है R1/R2 का मान हमें कितना दे दिया बेटा, R1/R2 2/3, कितना दे दिया बेटा 2/3। उसके बाद क्या है, यदि पहले तार का प्रतिरोध दूसरे तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पहले तार का प्रतिरोध R1 का मान दे दिया बच्चों 4.5 ओम और R2 का मान हम लोगों से पूछा गया है कितना होगा, R2 पूछा गया ना दूसरे तार का प्रतिरोध, ठीक है। तो बेटा आसान सवाल है, सूत्र हम लगा देंगे बच्चों कौन सा, देखो कभी भी R और स्मॉल r छोटे r का जिक्र हो जाए, छोटा r त्रिज्या और बड़ा R बेटा प्रतिरोध होता है, तो R2/R1 बराबर होता है R1/R2 का होल स्क्वायर, इस तरह से बेटा। तो R2/R1 बराबर R1 की जगह पर मान रख दो ना 4.5 बराबर R1/R2 कितना है बच्चों 2/3 का होल स्क्वायर। तो R2/4.5 बराबर 2 दूनी 4/3 9, 9 से काट देता हूँ बेटा, 9 पंजे 45,
पॉइंट ऐसे ही रहने देगा रहेगा ये, और 5 के उधर गुणा कर दूंगा तो R2 का मान 5 चौक 20, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 2.0 ओम यानी कि 2 ओम कहला दिया जाएगा। अगला क्या है बेटा, तीसरे का दूसरा, प्रतिरोधकता का मात्रक बेटा लिखा पड़ा है ओम मीटर होता है। क्या होता है बच्चों, ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का मात्रक। अब बेटा 4 नंबर का जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, ये या तो ये ऊपर वाले दोनों कर दे या नीचे वाले दोनों कर दे। क्या है बेटा, विद्युत घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में निम्नलिखित तारों की कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। कैसे कैसे क्या होता है बेटा, ठीक है, कैसे कैसे क्या होता है, ये टोटल कार्यप्रणाली का वर्णन करना है हमें। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, देखिए कौन कौन सा पूछा गया बेटा, भू संपर्क तार और उदासीन तार। ये देखिए मैंने किताब में लिख लिया बेटा, मैं लिखता बात वही है। तो ये दोनों टॉपिक हमसे पूछे गए हैं, उदासीन तार और भू संपर्की तार। तो आप लोग, उदासीन तार वह तार है जो उपकरण से धारा वापस ले जाती है, यह आमतौर पर नीले रंग का होता है। और भू संपर्की तार, इसमें आमतौर पर कोई धारा नहीं होती है, हालांकि इसका उपयोग बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है, जो दोषपूर्ण धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित होने पर मार्ग प्रदान करता है। यह आमतौर पर हरे रंग की होती है या हरे और पीले रंग का मिश्रण होता है। ये दोनों हम लोग लिख देंगे बेटा पहले वाले में। दूसरा, किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध किन बातों पर बेटा निर्भर करता है। किसी तार का जो विद्युत प्रतिरोध है बच्चों, वो किन बातों पर निर्भर करता है बेटा। तो विद्युत प्रतिरोध जो है किन बातों पर निर्भर करता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम लोग उतार देंगे बेटा पूरा। ये देखिए पूरा, चालक की लंबाई जितनी अधिक होती है उसका प्रतिरोध भी उतना अधिक होता है, अर्थात चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई का अनुक्रमणानुपाती, और मोटाई जितनी कम होती है उतना ज्यादा होता है। और चालक की प्रकृति और प्रतिरोधकता का मात्रक बेटा ओम मीटर होता है, ये लिख देंगे इसमें। फ्लेमिंग के बाएं हाथ की ओर धारावाही परिनालिका, या तो ये दोनों कर दें या फिर ये दोनों कर दें बेटा। धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाना है खाली इसमें, तो चित्र हम लोग बना लेंगे आराम से। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हमें इसमें लिखना है क्या है। तो बेटा ऊपर वाले आप दोनों कर देना, मैंने आपको बता दिया, आसान है बिल्कुल। अब केमिस्ट्री पर चलते हैं बेटा। पहले आया यूपीएससी, तो यूपीएससी में ये बेटा CHO होता है एल्डिहाइड समूह, CHO होता है एल्डिहाइड समूह, इसका सूत्र होता है एल्केनल। कितने हैं बेटा, 3 ये 1 ये 4 पे होता है ब्यूट, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों ब्यूटेनल। इंग्लिश में ही लिख देना, इंग्लिश में ही लिख देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है, ब्यूटेनल। इसमें बेटा 1 2 3 कार्बन कीटोनी समूह है, 3 पे होता है प्रोप, और इसका सूत्र होता है एल्केनोन यानी प्रोपेनोन हो जाएगा बेटा। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेनोन, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन पे हेक्स होता है, OH है तो एल्कोक्सी समूह हो गया, यानी कि एल्केनोल। इसका मतलब हो जाएगा बेटा ये हेक्सेनोन, हेक्सेनोल ए है बेटा, ये हेक्सेनोल। इसमें बेटा 4 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड पे आयन होता है, 4 कार्बन पे ब्यूट होता है, इसका मतलब ब्यूटाइन कौन से नंबर पे है बेटा, ये 1 2 दूसरे नंबर पर हो जाएगा, तो 2 ब्यूटाइन 2। इस तरह से ये हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ को जो है आप लोग समझाइए। ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ को बेटा समझाना है। ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ को इसमें कौन कौन से हैं कारण देते हुए बताइए। तो बेटा इसका क्वेश्चन देखो ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये हैगा बेटा, यह इस अभिक्रिया में कॉपर CO ऑक्सीकारक पदार्थ है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। बेटा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऑक्सीकारक होता है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए तभी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकलेंगे तब CO ठोस बन जाएगा। और Zn क्या है बेटा, Zn अपचायक है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन प्रदान करे। तो ये पूरा हम उत्तर इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है बेटा संक्षारण वाला, तो संक्षारण का आप लोग यहां से लेके यहां तक लिख देंगे, ठीक है। आसपास की अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संचारित होती है, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण के प्रमुख उदाहरण है। ये बेटा कौन सा वाला है, ये है हमारा, ये संचारण के 2 उदाहरण देते हुए समझाइए ये वाला। उसके बाद बेटा समीकरणें आती हैं बच्चों। समीकरण में यही कर देता हूं, मरकरी ऑक्साइड का सूत्र होता है बच्चों HgO, फिर एरो लगा हुआ है, एरो लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर ऊष्मा है बेटा, ऊपर हम लोग ऊष्मा लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है। अब बेटा मरकरी Hg, बच्चा कौन बेटा, मरकरी, यहाँ पर O बच्चा, O हम इधर लिख देंगे। लेकिन कभी भी कोई भी गैस अकेली नहीं जाती, इसका अणु जाता है, इसलिए यहाँ 2 लगाएंगे। जब यहाँ 2 लगाएंगे बेटा तो यहाँ 2 लग जाएगा, संतुलित करने के लिए यहाँ भी 2 लग जाएगा। पहली हो गई। दूसरी क्या है बेटा, दूसरी है आयरन ऑक्साइड। आयरन का सूत्र क्या होता है बेटा, Fe2O3, ये होता है आयरन ऑक्साइड का सूत्र, प्लस 2Al, एरो बेटा कितना हो जाएगा, Al2O3 प्लस बेटा कितना होगा 2Fe, ये Fe2Al2O3 ये दोनों बेटा साथ चला गया और Fe2 ये अलग को चला गया, ठीक है। जिंक कार्बोनेट
जिंक ऑक्साइड बेटा यहाँ कर देता हूँ। जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है बेटा ZnCO3 एरो। जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस। ये तो बहुत आसान है बेटा, ZnO या CO2 बचा, CO2 अलग को भाग जाएगा, ठीक है। कॉपर सल्फाइड बच्चों, कॉपर सल्फाइड का सूत्र होता है, ये तीसरी वाली हो गई, ये चौथी वाली हो रही है आपके सामने, ठीक है। ये पहली वाली है बेटा और ये है हमारी दूसरी वाली, पहली दूसरी तीसरी चौथी। क्या है बेटा? कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड का मतलब होता है Cu2S प्लस। फिर क्या है बेटा? क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है बच्चों Cu2O, ठीक है। तो इसका Cu अलग चला जाएगा और SA2 अलग चला जाएगा, इससे संतुलित कर लिया जाएगा बस। Cu यहाँ पर बेटा 4 बार है, संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 6 बार हो गया, तो 6 यहाँ लिख देंगे बस, ये संतुलित हो गई। इस तरह से हमने रासायनिक अभिक्रियाएं, या फिर ये तीनों पे टिप्पणी लिख दें, या तो ये चारों रासायनिक अभिक्रियाएं आप लोग कर लेना या तीनों पे टिप्पणी। अब उसके बाद बेटा, उसके बाद हम चलते हैं बायो वाले पोर्शन पे। विभिन्न प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियों विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बेटा गर्भ निरोधक विधियों का हमें क्या करना है बच्चों? संक्षेप में वर्णन करना है। गर्भ निरोधक विधियों का बेटा संक्षेप में वर्णन करना है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि इस गर्भ निरोधक कहाँ पर लिखा हुआ है बेटा। 1 मिनट रुकिए बस, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इतनी देर में मैं लिखता है, मैंने सोचा इसमें से ही आपको बता दूंगा बेहतरीन तरीके से और आपका पेपर भी सही हो जाएगा। तो बेटा आप लोग ध्यान से जरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो है वीडियो को लाइक कर देना। ये इन 4 में से बेटा कोई सी भी 2 आपको लिख दे होंगे। यांत्रिक अवरोध, हार्मोन संतुलन में परिवर्तन करके IUD शल्प क्रियात्मक विधियां। यांत्रिक अवरोध, इसमें ऐसी युक्ति का उपयोग किया जाता है जो शुक्राणु को अंड कोशिका तक पहुंचने में रोक सके, जैसे कंडोम का प्रयोग या योनि में रखने वाली युक्तियों का प्रयोग, ठीक है बेटा। यानी कि हमारा जो शुक्राणु है वो लेडीज के जो योनि है वहां तक ना पहुंच पाए। हार्मोन संतुलन में परिवर्तित करके भी, IUD द्वारा भी। तो इन 4 में से आप कोई से भी बेटा 2 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। लिंग गुणसूत्र क्या है? मानव लिंग निर्धारण में लिंग गुणसूत्रों की भूमिका निभाइए। बेटा वही कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े, जिसमें से एक गुणसूत्र जो एक जोड़ा जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। अगर ये XX है तो लड़की, XY है तो लड़का होता है। इस तरीके से इसमें लिख देंगे। पोषी स्तर, साइटोकाइनिन पर टिप्पणी लिखना है बेटा। इन दोनों में से एक हमें 6 नंबर में कर देना होगा। तो बेटा वीडियो कैसी लगी? चैनल को लाइक कर दीजिए,